हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये हमारा होने वाला है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के बारे में। और ये हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का दूसरा वीडियो है। इसमें हम लोग समझेंगे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या होता है। और एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। अगर आप जो है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग को सही से करते हो तो आपके और प्रोसेसेस जो होते हैं एसआरएस के वो इजी हो जाते हैं, क्योंकि मेन जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है, रिक्वायरमेंट गैदर करना। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में वही हमें बताया जाता है कि आप लोग जो यूजर्स की रिक्वायरमेंट है उसको कैसे गैदर कर सकते हो, और जिससे कि आप जो सारी इंफॉर्मेशन जो आपको सॉफ्टवेयर बनाने के लिए चाहिए वो आप यूजर से कैसे निकाल सकते हो। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग को ध्यान से समझेंगे तो ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, रिक्वायरमेंट प्लस इंजीनियरिंग। तो रिक्वायरमेंट क्या है कि मतलब हमें यूजर से गेट करना कि उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। और इंजीनियरिंग का मतलब हो गया कि ऐसे मेथड्स को यूज़ करना इंजीनियरिंग के कि उससे वो जो रिक्वायरमेंट्स है वो हमें पूरी तरीके से मिल जाएं। और एक तो वो बहुत ज़्यादा मतलब कि सेम रिक्वायरमेंट्स ना हो, मतलब कि दो तीन रिक्वायरमेंट हमने गैदर की और सारी सेम ना हो, मतलब कॉन्ट्रडिक्ट ना करे एक दूसरे से। तो रिक्वायरमेंट क्या हो, अलग अलग हो और हम सारी रिक्वायरमेंट को कवर कर पाएँ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का। और उसमें देखिए पहला जो पॉइंट आता है यहाँ पर, उसमें पहला पॉइंट आता है स्टेटमेंट ऑफ सिस्टम स्कोप। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का मतलब हो गया कि आप रिक्वायरमेंट्स को कैसे गैदर करते हो यूजर से। और अब देखिए रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग को अगर हम लोग समझें तो इसमें क्या होता है कि अब आप लोग समझोगे कि रिक्वायरमेंट ही तो गैदर करना है तो उसमें इंजीनियरिंग लगाने का क्या मतलब है। तो देखिए क्या होता है कि कभी कभी जो यूज़र होता है वो इतना मतलब कि इलिटरेट होता है, उसको टेक्निकल टर्म्स के बारे में नहीं पता होता कि जैसे बैकएंड क्या है, फ्रंट एंड क्या है, और क्या क्या चीज़ें मुझे बैकएंड पे चलानी है या फ्रंट एंड पे। तो ये सारी टेक्निकल चीज़ें उनको पता नहीं होती। और कई और भी चीज़ें होती हैं जो यूज़र्स को पता नहीं होती। तो हमें क्या करना होता है कि उनको बिना बताए कि टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है वो हमें समझना होता है, और हम उनसे निकाल लें कि उनको क्या क्या चाहिए, ज़रूरत है, और वो जो रिक्वायरमेंट्स हम निकाल रहे हैं वो पूरी हो और एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट ना करती हो। तो ये सारी चीज़ों को निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग द स्टेटमेंट ऑफ सिस्टम स्कोप ऑफ एन पार्ट ऑफ रिक्वायरमेंट एनालिसिस outlines the boundaries and goals of the project. It helps define what the software will do and will not do, setting expectation for both developers and stakeholders. तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें जो सिस्टम ऑफ स्टेटमेंट ऑफ सिस्टम स्कोप, जो ये लाइन है, ये पूरा लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है इसको बोला जाता है, ये एक पार्ट है रिक्वायरमेंट एनालिसिस का। तो जो जो आपकी रिक्वायरमेंट एनालिसिस होती है उसी का ये पार्ट होता है। अब ये क्या करता है, आउटलाइन द बाउंड्रीज एंड गोल्स ऑफ प्रोजेक्ट। तो आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी बाउंड्रीज को बनाता है कि मतलब क्या क्या चीज़ें इस प्रोजेक्ट के अंदर आनी है और क्या क्या इसके बाहर रहेंगी। तो वो हमें अगर पता करना है तो हम इस स्टेटमेंट ऑफ सिस्टम स्कोप में उसको लिखते हैं। तो एक ये स्टेटमेंट है, देखिए यहाँ पे अगर नाम से हम समझे इसको, स्टेटमेंट ऑफ सिस्टम स्कोप। तो स्कोप मतलब हो गया एक सीमा, मतलब कि उस सीमा के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी और उससे बाहर क्या क्या रहेंगी। तो जो सिस्टम आप बना रहे हो उसका स्कोप कितना है, मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, क्या उससे बाहर रहेंगी, उसका एक स्टेटमेंट बनाना, उसको लिख के रखना। तो वही चीज़ हो गया। और यहाँ पर देखिए वही लिखा हुआ है, इट हेल्प्स डिफाइन व्हाट द सॉफ्टवेयर विल एंड विल नॉट डू। तो क्या आपका जो सॉफ्टवेयर बना रहे हो वो काम करेगा और क्या नहीं करेगा। और सेटिंग एक्सपेक्टेशन फॉर बोथ डेवलपर्स एंड स्टेक होल्डर्स। तो क्या क्या एक्सपेक्टेशन जो है हम डेवलपर्स रख सकता है उस सिस्टम से, और क्या क्या स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर कौन होता है, स्टेक होल्डर वो सारे लोग होते हैं जो उस सिस्टम से रिलेटेड होते हैं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, जैसे कस्टमर हो गया या फिर जो हमारे डिजाइनर्स हैं, डेवलपर्स हैं, जितने भी लोग हैं जो भी कनेक्टेड हैं अभी, तो वो स्टेक होल्डर्स होते हैं। अब इसमें देख लेते हैं व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ सिस्टम स्कोप के बारे में क्या होता है ये। तो इट्स लाइक ड्राइंग अ मैप बिफोर स्टार्टिंग अ जर्नी। इट टेल्स एवरीवन व्हाट द सॉफ्टवेयर विल बी एंड व्हाट इट वोंट बी। तो ये एक मैप बनाने का काम करता है कि आप क्या मतलब, शुरुआत का पहला स्टेप यही होता है कि आप क्या करते हो, एक राइटिंग करके लिखते हो स्टेटमेंट, और उसमें आप बताते हो सबको, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको क्या बताते हो कि आपका सॉफ्टवेयर क्या करेगा और क्या नहीं करेगा, मतलब उसका स्कोप कितना है, क्या चीज़ें वो कर सकता है, क्या चीज़ें नहीं कर सकता है। तो ये आप उसमें मेंशन करेंगे। जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो नॉर्मली, अगर हम लोग एक मान लीजिए अगर ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं
तो ई कॉमर्स वेबसाइट में हम लोग ये तो डिफाइन करेंगे ना कि इसमें प्रोडक्ट सेल होगा और प्रोडक्ट कोई खरीद सकता है, लेकिन यहाँ पे हम एआई का काम नहीं करेंगे। तो ये क्या हो गया कि हमने लिख दिया वहाँ पे कि हम इसमें खाली ई कॉमर्स का ही काम करेंगे, उसके अलावा कोई काम नहीं करेंगे। तो ये क्या हो गया है कि स्टेटमेंट ऑफ सिस्टम स्कोप। अब इसका पर्पस क्या होता है, अगर हम लोग जानना चाहें कि ये इसका मतलब जरूरी क्या है, तो इसमें तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है टू क्लियरली डिफाइन द गोल्स and limit of the project. It helps everyone understand what to expect from the software. मतलब जो सॉफ्टवेयर बन रहा है उसके गोल्स क्या हैं और ये सॉफ्टवेयर काम क्या करने वाला है, ये सबको पहले से पता चल जाता है। जब आप यहाँ पे इसका जो है स्टेटमेंट ऑफ सिस्टम इसको बनाते हो, तो यहाँ पे सब चीज़ें क्लियरली लिखी होती हैं कि ये सॉफ्टवेयर क्या कर पाएगा क्या नहीं। तो अगर कोई पूछता है आपसे कि जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो ये क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो आप किसी को बता सकते हो ना कि वो काम क्या क्या करेगा। अब उसके बाद आते हैं इसमें कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ सिस्टम स्कोप में क्या क्या चीज़ें आप लिखते हो। तो पहला तो इंक्लूजन्स लिखते हो कि जो जो चीज़ें ये कर सकता है, जो आपको इंक्लूड करना है, जो कि सिस्टम स्कोप में इंक्लूड करना है। जैसे लिस्ट्स व्हाट द सॉफ्टवेयर विल डू। जैसे आपको एक लिस्ट बनाते हो ना एक कोई, तो आपने एक लिस्ट बनाया जिसमें लिख दिया कि ये काम ये सॉफ्टवेयर करेगा, तो वो हो गया आपका इंक्लूजन्स में आ गया। और एक्सक्लूजन्स में वो चीज़ें आएंगी जो कि नहीं करेगा। लिस्ट व्हाट द सॉफ्टवेयर विल नॉट डू लाइक फीचर्स इट वोंट हैव। तो जो जो फीचर्स इसमें अवेलेबल नहीं है वो आप एक्सक्लूजन में लिखोगे, और जो इंक्लूजन होगा उसमें आप लिखोगे जो जो फीचर ये प्रोवाइड करेगा सॉफ्टवेयर जो आप बना रहे हो। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इट अवॉइड्स कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग लेटर ऑन, एवरीवन नोज फ्रॉम द स्टार्ट व्हाट द सॉफ्टवेयर इज मेन टू अचीव। अब मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर कोई बना रहा है और आप समझ रहे हो वो एआई का काम करेगा और वो बन जाता है ई कॉमर्स का, तो अब आपको कंफ्यूजन रहेगा ना बार बार, मिसअंडरस्टैंडिंग। आप आपको क्या हो गया था, मिसअंडरस्टैंडिंग कि ये तो एआई का काम करेगा, लेकिन वो काम कर रहा है ई कॉमर्स वेबसाइट बनाया है। तो ये अगर आपने स्टेटमेंट ऑफ सिस्टम्स को पहले से बना दिया, लिख के दे दिया वहाँ पे कि ई कॉमर्स ही है और एआई का काम नहीं करेगा, तो पहले से पता है, तो इससे क्या होगा, ये अवॉइड करेगा कन्फ्यूजन को और मिसअंडरस्टैंडिंग को, कि कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। और सब जितने भी लोग हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं सबको पहले से पता रहेगा फ्रॉम द स्टार्ट व्हाट द सॉफ्टवेयर इज मीन टू अचीव, कि मतलब ये जो सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो ये क्या अचीव करना चाहते हैं, ये पहले से पता रहेगा सबको। अब इसके एग्जाम्पल क्या है देख लेते हैं। इमेजिन यू आर बिल्डिंग एन ऐप फॉर अ रेस्टोरेंट। तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे है, इमेजिन यू आर बिल्डिंग एन ऐप फॉर अ रेस्टोरेंट। तो आप कोई एक ऐप बना रहे हो जो कि रेस्टोरेंट के लिए है। द स्कोप सेज दैट ऐप विल अलाउ कस्टमर्स टू ऑर्डर फूड ऑनलाइन बट वोंट हैंडल पेमेंट डायरेक्टली। तो यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है इंक्लूजन। अब जो आपका जो ऑर्डर फूड को ऑर्डरिंग करने का जो इसमें कैपेबिलिटी है, तो वो इंक्लूजन में लिखा हुआ है। बट वोंट हैंडल पेमेंट डायरेक्टली, तो डायरेक्टली पेमेंट इंक्लूड नहीं करेगा, तो एक्सक्लूजन में लिख दिया। तो आपको ऐसे ही बनाना है कि मतलब यहाँ पर आपने एक रेस्टोरेंट के लिए एक सॉफ्टवेयर बना रहे थे और वहाँ पे आपने कस्टमर से ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग का फंक्शनैलिटी दिया है, तो आप उसको इंक्लूजन में लिखोगे। और जो चीज़ें आपने नहीं दी जैसे कि हैंडल पेमेंट डायरेक्टली, वो आपने नहीं दिया है फीचर, तो उसको आप एक्सक्लूजन में लिख दोगे। अब इससे क्या मदद होता है, जो स्टेटमेंट ऑफ सिस्टम स्कोप हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको बनाने से मदद क्या मिलती है। तो सबसे पहला है क्लैरिटी। आपको शुरुआत से ही क्लैरिटी रहती है कि सॉफ्टवेयर आपका किस लिए बन रहा है। अब आपने पहले ही बता दिया कि मैं ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहा हूँ, तो पहले से क्लैरिटी है कि आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो, कुछ और नहीं बना रहे। तो एवरी वन इन्वॉल्व अंडरस्टैंड द सॉफ्टवेयर पर्पज। अब एवरी वन इन्वॉल्व मतलब वही हो गया स्टेक होल्डर, जो कि आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, वो सब समझ जाएंगे कि आपका जो सॉफ्टवेयर का पर्पस क्या है, क्या किस लिए बना रहे हो। और फोकस, तो डेवलपर्स नो व्हाट टू बिल्ड एंड व्हाट नॉट टू। तो जो डेवलपर्स हैं आपके, उनको पता है कि मुझे क्या बनाना है क्या नहीं। अगर आपने पहले से स्कोप ही नहीं डिसाइड कर रखा है, तो जो डेवलपर है बनाने वाला, वो बनाने कुछ और जाएगा और बन कुछ और जाएगा। तो इसलिए फोकस में रहने के लिए उनको उनको एक स्टेटमेंट आपने बना के दे दिया कि ये रिक्वायरमेंट है और इसी को आपको बनाना है और कुछ नहीं बनाना। अब उसके बाद एग्रीमेंट, तो ये जो आपका स्टेटमेंट है ना, ये एग्रीमेंट का भी काम करता है। मतलब जैसे आपके कोई कस्टमर है, आप वो ई कॉमर्स बनवा रहे हैं, अगर मान लीजिए कल के दिन जब आप प्रोजेक्ट देने गए उसको, वो पलट गया, नहीं मुझे तो एआई का सॉफ्टवेयर चाहिए था, तो आप वो जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है वो उसको दिखा सकते हो ना, उसको साइन करवा के रख सकते हो अपने पास और उसको दिखा सकते हो कि नहीं आपने यही बोला था और मैंने वही बना के दिया है, अब आप पलट रहे हो। तो ये जो है ये आप एग्रीमेंट एक कर लेते हो। तो स्टेक होल्डर्स एग्री ऑन व्हाट दे विल गेट। तो पहले से ही आप उनको एग्री कर लेते हो कि हाँ मैं आपको यही देने वाला हूँ, ताकि बाद में कुछ परेशानी ना हो। अब देखिए इसका कंक्लूड करते हैं हम लोग इस टॉपिक को कि जो स्टेटमेंट ऑफ सिस्टम स्कोप है
वो क्या है, तो इसको थोड़ा सिंपल वे में समझ लीजिए। द स्टेटमेंट ऑफ सिस्टम स्कोप इज लाइक अ क्लियर मैप दैट गाइड्स एवरीवन इन्वॉल्व इन द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। तो एक ये जो क्या है, एक मैपिंग का काम करता है, एक एक तरीके से आप बताता है कि क्या इंक्लूड कर रहे हैं सॉफ्टवेयर और क्या एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो वो किसको बताता है, जो कि हमारे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है उनको बताता है। It ensures everyone is on the same page about what the software will deliver, making the development process smoother and more focused. तो जो इससे क्या होता है कि सारे लोग, जितने भी स्टेक होल्डर है, डेवलपर, डिजाइनर, कस्टमर, सब लोग एक ही पेज पे रहते हैं और सब एक ही नियम को फॉलो करते हैं। और सबको ये पता होता है कि हाँ ये सॉफ्टवेयर बन रहा है और बाद में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि मेन चीज़ यही होता है कि कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो पाता, फिर जो है फिर से बनाना पड़ता है सॉफ्टवेयर। तो ये सब ना हो, तो इसके लिए क्या हम लोग स्टेटमेंट ऑफ सिस्टम इसको बना देते हैं। और इससे क्या होता है कि सब लोग इस पे एग्री करते हैं और ये जो प्रोसेस है, डेवलपमेंट प्रोसेस जो होता है वो स्मूथर चलता है और मोर फोकस्ड होके चलता है। तो ये हमारा था स्टेटमेंट ऑफ सिस्टम स्कोप टॉपिक, जो हम लोगों ने अभी समझा कि स्टेटमेंट ऑफ सिस्टम स्कोप होता क्या है, इसके पर्पज़ क्या है। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, इसमें से आप लोग देख लीजिएगा। और क्या होता है स्टेटमेंट ऑफ सिस्टम स्कोप, तो कुछ नहीं होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे हम ये लिखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम इंक्लूड कर रहे हैं सॉफ्टवेयर में, क्या क्या बना रहे हैं और क्या क्या एक्सक्लूड कर रहे हैं, जिससे सबको ये पता रहे कि ये सॉफ्टवेयर हम किस लिए बना रहे हैं। तो हम लोगों ने समझ लिया कि स्टेटमेंट ऑफ सिस्टम स्कोप क्या होता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इंपॉर्टेंट की एक्टिविटीज इन द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। तो जब भी जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक, इसमें क्या क्या की एक्टिविटीज है जो हम लोग करते हैं और उनका मतलब क्या होता है, तो वो हम लोग देखेंगे। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इन्वॉल्व सेवरल की एक्टिविटीज। तो यहाँ पर कुछ की एक्टिविटीज हैं जो हम लोग करते हैं जब रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं। तो उसमें क्या क्या आता है, इंक्लूडिंग आइसोलेटिंग टॉप लेवल प्रोसेसेस एंड एंटिटीज एंड allocating them to physical element, refining them and reviewing them. Here is a simplified explanation. तो देखिए यहाँ पर नीचे उसका सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। तो हम लोग को क्या समझना है कि आइसोलेटिंग टॉप लेवल प्रोसेसेस and entities and allocating them to physical element और refining them and reviewing them। तो ये सब क्या क्या होता है, इसको हमें समझना है। तो देखिए जो की एक्टिविटीज हैं, तो उसमें पहला होता है आइसोलेटिंग टॉप लेवल प्रोसेसेस एंड एंटिटीज। देखिए यही लिखा हुआ है, तो आइसोलेटिंग टॉप लेवल प्रोसेसेस एंड एंटिटीज। तो यहाँ पर जो आइसोलेटिंग, जो हम आइसोलेट कर देते हैं टॉप लेवल के प्रोसेसेस को, तो इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर ऊपर लेवल पे हमें समझना होता है कि हम जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसका काम क्या है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है पहला पॉइंट, आइडेंटिफाइंग द बिग पिक्चर। बिग पिक्चर मतलब कि आइसोलेटिंग टॉप लेवल प्रोसेस, मतलब कि मेन मेन जो प्रोसेस है वो हमें समझनी होती है कि मेन मेन काम क्या है। आप कोई भी टॉपिक समझते हो तो उसमें आप पहले कि यही देखते हो ना कि मेन मेन ये बताने की कोशिश क्या कर रहा है। तो वही हमें समझना है सॉफ्टवेयर में कि ये मेन मेन इसका काम क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट वी आइडेंटिफाई द मेन एक्टिविटीज और प्रोसेस दैट द सॉफ्टवेयर नीड टू हैंडल। जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो उसकी मेन एक्टिविटीज क्या है। फॉर एग्जाम्पल इन शॉपिंग ऐप, these could include browsing products, adding items to cart and checking out। तो मान लीजिए आप एक शॉपिंग ऐप का एग्जांपल लीजिए, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया या कोई हो गया। तो वहाँ पे मेन काम क्या होता है उनका, कि प्रोडक्ट को दिखाना। यहाँ पर देखिए वही लिखा हुआ है, ब्राउजिंग प्रोडक्ट, एडिंग आइटम टू कार्ट। आप जो प्रोडक्ट देख रहे हो अगर आपको पसंद आता है तो उसको आप कार्ट में इंक्लूड कर सकते हो और फिर चेकआउट कर सकते हो, मतलब पैसा देके आप वो खरीद सकते हो। तो ये एक मेन काम हो गया। तो पहले आपको बिग पिक्चर जो है जो आइडेंटिफाई करनी है सबसे पहले। जैसे जो सॉफ्टवेयर बना रहे हो उसका मेन मेन काम क्या है, पहले वो निकालिए। और फिर रिकॉग्नाइजिंग की कंपोनेंट्स। अब वो जो दूसरा यहाँ पे बोला है एंटिटीज, तो एंटिटीज के बारे में क्या है, रिकॉग्नाइजिंग की कंपोनेंट। तो मतलब उसमें की कंपोनेंट क्या क्या है, जैसे नेक्स्ट भी आइडेंटिफाई द मेन थिंग्स। जो हमें अब अगला पॉइंट क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है मेन थिंग्स को, एंटिटीज को। अब एंटिटीज क्या होता है, कोई रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे कि आप जिसके बारे में बात करो, द सॉफ्टवेयर विल वर्क विद, तो जिसके ऊपर आपका काम कर रहा है सॉफ्टवेयर। तो फॉर शॉपिंग ऐप, जैसे अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं शॉपिंग ऐप का, तो दीज माइट बी प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स, ऑर्डर्स एंड पेमेंट। तो रियल वर्ल्ड में जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसी को हम एंटिटीज बोलते हैं। और जैसे अगर आप शॉपिंग ऐप की बात करो तो वहाँ पे जो रियल वर्ल्ड में चीज़ें जो आप कर रहे हो, जिसके साथ आप डील कर रहे हो, तो वो प्रोडक्ट है। कि मतलब आप अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हो और किसको बेच रहे हो, कस्टमर को, तो वो भी एक एंटिटी हो गया।
और ऑर्डर आप हैंडल कर रहे हो तो ऑर्डर भी एक एंटिटी हो गया और पेमेंट्स भी एक एंटिटी होगी। तो मेन मेन पॉइंट्स क्या क्या है, मतलब कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं, क्या क्या कीवर्ड्स ऐसे हैं जो आप जिस पे काम कर रहे हो, तो वो आपका हो गया एंटिटीज में। तो यहाँ पर देखिए पहला था आइसोलेटिंग टॉप लेवल प्रोसेस और दूसरा था एंटिटीज। तो टॉप लेवल प्रोसेस मतलब मेन मेन पॉइंट्स क्या हैं पहले वो समझना। दूसरा एंटिटीज के बारे में कि जो रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स क्या क्या हैं आपके प्रोजेक्ट की, कि मतलब अगर आपका कोई शॉपिंग ऐप है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं मेन, जैसे प्रोडक्ट हो गया, कस्टमर, ऑर्डर, पेमेंट, तो ये सारी चीज़ें मेन मेन है। अब उसके बाद क्या आता है, अलोकेटिंग देम टू फिजिकल एलिमेंट। तो जो जो हमारे अभी तो हम सोच रहे हैं उसके बारे में कि एक प्रोडक्ट होगा, एक एक होगा आपका कस्टमर होगा, ऑर्डर होगा, पेमेंट। अब उसको हमें रियल वर्ल्ड में सोचना है कि हाँ ये रियल वर्ल्ड में काम कैसे करता है। आपने कभी कुछ खरीदा होगा फ्लिपकार्ट पे, तो वो क्या है, वो सोचना होगा कि हम रियल वर्ल्ड में काम कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पर दूसरा देखिए क्या है, अलोकेटिंग टू फिजिकल एलिमेंट। अब फिजिकल एलिमेंट का मतलब यही होता है कि मैपिंग टू रियल वर्ल्ड एलिमेंट। तो मतलब जो रियल वर्ल्ड में हम लोग काम करते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट चलाते हैं, अमेजोन का वेबसाइट को हम सर्फ करते हैं, तो वहाँ पर जो काम कर रहे हैं उसी से हम रिलेट करेंगे ना। मान लीजिए मैं एक ई कॉमर्स या शॉपिंग ऐप ही बना रहा हूँ, तो शॉपिंग ऐप मैंने पहले कभी यूज़ किया होगा, तो हम उससे रियल वर्ल्ड में रिलेट करेंगे कि क्या क्या काम वहाँ पे होता है, वही काम हम यहाँ पे करेंगे। तो इसीलिए बोल रहा है कि वी डिसाइड वेयर दीज प्रोसेसेस एंड एंटिटीज विल हैपन इन द रियल वर्ल्ड, लाइक ऑन अ वेबसाइट और अ मोबाइल ऐप। तो हम यहाँ पे सोचेंगे और उसको रिलेट करेंगे कि जो प्रोसेस और एंटिटीज हम यहाँ पे अभी हमने निकाला, जैसे कि प्रोसेसेस में क्या निकाला हमने कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, ब्राउजिंग होना चाहिए प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट को आप ढूंढ सको, उसको कार्ट में ऐड कर सको, चेकिंग आउट। तो ये सारे क्या हो गए, प्रोसेसेस हो गए। और एंटिटीज क्या होगी, प्रोडक्ट, कस्टमर, ऑर्डर और पेमेंट। तो ये सब चीज़ों को हम क्या करेंगे, रिलेट करेंगे रियल वर्ल्ड से कि हमने कहीं यूज़ किया है कि नहीं, और उससे मैच करके देखेंगे। और फिर assigning responsibilities, each process and entity is assigned to the part of software that will handle it। तो अब जब ये हमें पता चल गया कि हाँ ये प्रॉपर्टीज हमें भी देना है, तो हम उसको क्या करेंगे, एक एक सॉफ्टवेयर के पार्ट को असाइन कर देंगे, मतलब एक एक कोड उसका राइट करने के लिए उसको लिख देंगे। तो दिस कुड मीन सर्टेन फीचर आर डिजाइंड फॉर द वेबसाइट एंड अदर फॉर द मोबाइल ऐप। तो फिर आप वो, अब इसमें आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा हम वेबसाइट के लिए बना रहे हैं, कौन सा मोबाइल ऐप के लिए बना रहे हैं, कौन सा फीचर मोबाइल में चलना चाहिए, कौन सा वेबसाइट में। तो वो आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है। तो अलोकेटिंग टू फिजिकल एलिमेंट मतलब कि जो हमने ऊपर अभी आइडेंटिफाई की हैं चीज़ें, उनको हम रियल वर्ल्ड में कैसे देखते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं कैसे। अब इसका देखिए यहाँ पे और इसमें क्या पॉइंट थे, तो यहाँ पर और भी था, यहाँ पे रिफाइनिंग देम, रिव्यूइंग देम। तो जो जो पॉइंट्स हमने अभी निकाले, जैसे कि यहाँ पर निकाला आइडेंटिफाइंग द बिग पिक्चर में हमने निकाला ब्राउजिंग प्रोडक्ट, एडिंग आइटम टू कार्ट और चेकिंग आउट, ये एक फीचर हो गए। अब उसके बाद इसमें एंटिटीज हमने निकाली, प्रोडक्ट, कस्टमर, ऑर्डर और पेमेंट, ये सारी एंटिटीज हो गई। तो अब हमें इनको चेक करना पड़ेगा। रिफाइनमेंट एंड रिव्यूइंग में आता है कि जो हमने अभी सारा चीज़ एनालाइज किया, मतलब आइडेंटिफाई किया, वो मैंने सही किया कि नहीं, क्या वो मुझे अपने सिस्टम में देना भी चाहिए कि नहीं, कस्टमर अगर बोला होगा तभी तो देंगे। तो जो जो चीज़ें मैंने अभी तो हम किसी और सिस्टम का एग्जांपल लेके वो सारी चीज़ें सोच रहे थे, लेकिन अब वो हम कस्टमर के हिसाब से देखेंगे कि कस्टमर ने क्या बोला है। तो यहाँ पर वही है, डिटेलिंग एंड इम्प्रूविंग, वी रिफाइन दीज इनिशियल आइडियाज़। तो ये हमारे इनिशियल आइडियाज़ हैं, इसको अभी हमें क्या रिफाइन करना पड़ेगा to add more detail. For example, we might specify exactly how the shopping cart process work step by step। अब मान लीजिए ऊपर मैंने एनालाइज किया था कि मुझे शॉपिंग कार्ट चाहिए, उसमें मतलब जो मैं शॉपिंग की वेबसाइट बना रहा हूँ उसमें कार्ट का फंक्शनैलिटी चाहिए। तो अब उसको फिर हम लोग इम्प्रूव करेंगे और उसमें और थ्योरेटिकल अंदर तक जाएंगे और देखेंगे कि जो कार्ट की फंक्शनैलिटी हम दे रहे हैं वो कहाँ पे दिखनी चाहिए और वो कैसा होना चाहिए, सारा उसके अंदर का डिटेलिंग भी करेंगे। तो वो पार्ट नेक्स्ट आ गया रिफाइनमेंट एंड रिव्यू में। और फिर फीडबैक लूप, अब जो हमने काम किया, जो हमने सारा डिजाइनिंग जो समझा, आइडेंटिफाई किया, फिर उसका जो एंटिटीज को आइडेंटिफाई किया, प्रोसेस आइडेंटिफाई किया, अब उसको हम फीडबैक लेंगे उसका, किससे, कस्टमर से, या जो भी स्टेक होल्डर है, डेवलपर वगैरह, उनसे बात करेंगे, मीटिंग होगा जो, उसमें हम लोग बात करेंगे कि जो जो रिक्वायरमेंट है क्या यही है या आप लोगों का भी कुछ आइडिया है। जैसे यहाँ पर देखिए फीडबैक लूप मतलब हो गया, वी रिव्यू और प्लान्स विद अदर इन्वॉल्व। तो हम और भी लोग जो हमारे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हैं उनसे पूछेंगे, लाइक यूजर्स, जो ही कस्टमर है हमारा जिसको सॉफ्टवेयर चाहिए वो, फिर डिजाइनर जो डिजाइनिंग करेंगे, और जो डेवलपर्स हैं, टू मेक श्योर एवरी वन एग्रीज इट्स द राइट अप्रोच। तो ताकि सारे लोग एक ही बात पे एग्री हो जाएं कि हाँ ये चीज़ें जो आपने ढूंढी हैं ये सही हैं,
और इसी को हम लोग आगे बढ़ा के हम इसमें डिजाइनिंग करेंगे या डेवलपमेंट करेंगे, और यूजर भी उस पर अगर सहमत है तो सबकी जब सहमति होगी तभी आगे काम होगा। तो ये जो चीज़ है, 3 प्रोसेस हैं। पहला है आइसोलेटिंग टॉप लेवल प्रोसेस एंड एंटिटीज, मतलब ऊपर ऊपर से जो मेन मेन प्रोसेस हैं वो हमें आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद जो रियल वर्ल्ड एंटिटीज हैं, जैसे जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो आप यूज कर रहे हो, वो आइडेंटिफाई करना है। फिर दूसरा प्रोसेस है अलोकेटिंग टू फिजिकल एलिमेंट, तो जो रियल वर्ल्ड में जो चीज़ें होती हैं उससे हमें कंपेयर करना है कि हाँ ये जो हमने आइडेंटिफाई किया क्या है रियल वर्ल्ड में होता भी है कि नहीं, और फिर उसको रिफाइन और रिव्यू करना है कि जो मैंने अभी जो आइडेंटिफाई की हैं चीज़ें वो सही हैं कि नहीं, और उसको हम लोग पूछेंगे किससे, जो स्टेक होल्डर्स हैं और बाकी सब लोग हैं। अब ये जो 3 प्रोसेस है बस इतना ही होता है आपका, जो ये मेन है की पॉइंट जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है की एक्टिविटीज ये इतनी होती हैं। अब इसको करने से फ़ायदा क्या है तो वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, इसको करने से फ़ायदा क्या है। तो यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है वाई इट मैटर्स, तो इसका मतलब है कि ये जो हम लोग ऊपर कर रहे हैं इसे ये मैटर क्यों करता है, इससे फ़ायदा क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए क्लैरिटी एंड एफिशिएंसी, तो मतलब जो स्टेक होल्डर्स हैं, जितने लोग हैं जो हमारे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, उनको क्लैरिटी रहेगा। By breaking down the what the software need to do and where it will be happen, we make sure everyone knows their role। तो हमने क्या किया, कार्ट का फंक्शनैलिटी अलग ब्रेक डाउन कर दिया, मतलब पूरे एक शॉपिंग वेबसाइट को हमने तोड़ दिया अलग अलग पार्ट में, कि एक कार्ट होगा, एक प्रोडक्ट को दिखाएगा, एक ये करेगा, तो सबको तोड़ दिया। अब उससे क्या होगा कि हमें सॉफ्टवेयर की नीड्स क्या है वो पता चल जाएंगी, और ये सारी नीड्स किसको किसको पता रहेंगी, जो जो वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहा है या जो डिजाइनिंग कर रहा है, सबको सारे रोल पता होंगे कि हाँ मुझे ये करना है। तो एक ये फायदा होता है। दूसरा क्वालिटी एश्योरेंस, रिव्यूइंग एंड रिफाइनिंग इंश्योर्स वी कैच एनी प्रॉब्लम्स अर्ली ऑन, सेविंग टाइम एंड मनी इन द लॉन्ग रन। तो मतलब जो आप रिव्यू कर रहे हो, जो आपने जो ऊपर रिक्वायरमेंट गैदर की उसको आप रिफाइन और रिव्यू कर रहे हो, इससे फायदा क्या होता है, इससे ये फायदा होता है कि आपको पहले पता चल जाएगा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जो हमने अभी रिक्वायरमेंट्स निकाली है वो सही है कि गलत है, जिससे हमारा आगे चल के टाइम भी बचेगा और मनी भी बचेगा। मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम बाद में दिखी, अब फिर आपको पूरा प्रोसेस चलाना पड़ेगा, तो आधा काम हो चुका है, आधे से ज़्यादा काम कर लिया आपने, फिर आप प्रोसेस चला रहे हो, तो उसमें पैसा भी लगेगा, टाइम भी लगेगा। डेवलपर को सैलरी तो देते हो ना, तो डेवलपर को भी सैलरी देना पड़ेगा, डिज़ाइनर को भी, जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कर रहा है उसको भी देना पड़ेगा, तो सारा चीज़ फिर से करना पड़ेगा। तो उससे प्रॉब्लम क्या होता है कि एक तो पैसा भी लगता है और टाइम भी जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा है इन इसेंस रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज अबाउट प्लानिंग आउट द सॉफ्टवेयर बिग टास्क एंड व्हाट इट नीड टू वर्क विद, मेकिंग श्योर इट्स ऑल क्लियर एंड डुएबल, एंड चेकिंग दैट एवरीवन एग्रीज ऑन द प्लान बिफोर डाइविंग इनटू बिल्डिंग। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या है, जो सॉफ्टवेयर के बिग टास्क हैं, बड़े बड़े टास्क हैं जो सॉफ्टवेयर करने वाला है, उसको आइडेंटिफाई करना और उसको क्लियर कर देना, और फिर चेक करना कि जो बाकी लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं और भी लोग जो काम करने वाले हैं इसमें, वो सारे इन इन चीज़ों से एग्री हैं कि नहीं, क्योंकि सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोलैबोरेट करके ही काम होगा, टीम में काम हो रहा है, कोई डेवलपर है कोई डिज़ाइनर है, तो सब एक ही पॉइंट पे एग्री होने चाहिए, तभी आपका काम सही से हो पाएगा। सो हमारा लास्ट टॉपिक जो आज के वीडियो का रहने वाला है वो है सम बेसिक स्टेप्स इन रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। तो हम लोग देखेंगे कि जो बेसिक स्टेप्स क्या क्या होते हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जो हम लोग कर रहे होते हैं, रिक्वायरमेंट्स को कस्टमर से पूछ रहे होते हैं। तो देखिए रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स टू इंश्योर दैट अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट स्टार्ट ऑफ ऑन द राइट ट्रैक। तो जो भी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग हम कर रहे हैं उसमें बहुत सारे कुछ स्टेप्स हैं जो हम लोग फॉलो करते हैं, जिससे कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो राइट ट्रैक पे चल रहा हो, मतलब इसमें कोई भी गलती ना हो शुरुआत में ही। तो उसके लिए देखिए पहला जो स्टेप है वो है एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। तो फर्स्ट स्टेप क्या है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का, कि आप जो प्रॉब्लम है जो यूज़र ने बताया, अब जो सॉफ्टवेयर को बनवाना है वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही तो बना रहा है। अगर मान लीजिए आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो तो वो कोई प्रॉब्लम है कि मतलब ऑफलाइन कोई अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है, उसको चाहिए कि ऑनलाइन कराना है, तो वो आप अपना जो है प्रोडक्ट ऑनलाइन लेके जाना चाहता है, तो वो ई कॉमर्स वेबसाइट बनवा रहा है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सो पहला स्टेप है एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। पहले आप जो प्रॉब्लम कस्टमर ने बताया उसको एनालाइज करिए, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग नीड्स। तो पहला क्या है कि उसकी जो ज़रूरतें हैं, जो उसकी प्रॉब्लम है उसको पहले हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट वी केयरफुली स्टडी एंड अंडरस्टैंड व्हाट द सॉफ्टवेयर इज सपोज टू डू, कि मतलब हमें ये समझना कि ये जो सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं कोई कस्टमर, तो उसको क्या क्या चाहिए इसमें। दिस इन्वॉल्व टेकिंग टू टॉकिंग टू यूजर्स,
स्टेक होल्डर्स एंड एनीवन हु विल यूज और बेनिफिट फ्रॉम द सॉफ्टवेयर। अब इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे हमें बात करना है यूजर से, जो कस्टमर है, उसके अलावा जो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड लोग हैं, जैसे डेवलपर हो गया, डिजाइनर हो गया, या और भी लोग हो सकते हैं, एंड एनीवन हु विल यूज और बेनिफिट फ्रॉम द सॉफ्टवेयर। अब मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर बनवा रहा है, चलिए वो तो ठीक है, अब उसके अलावा कई ऐसे लोग होंगे जो उस सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे, तो उनको क्या बेनिफिट होगा इससे, तो ये सारा चीज हमको जानना पड़ेगा। तो ये हो गया अंडरस्टैंडिंग नीड्स और आइडेंटिफाइंग रिक्वायरमेंट। वी फिगर आउट एग्जैक्टली व्हाट द सॉफ्टवेयर नीड टू अचीव। For example, if it's a school management system, requirement might include tracking student attendance and managing grades। तो देखिए, अब एक एग्जांपल दिया यहाँ पे, जैसे एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है, तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब वो कस्टमर से पूछेंगे जिसको बनवाना है, जैसे कोई स्कूल वाला होगा उसको बनवाना है, तो उससे पूछेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपके यहाँ हो सकती हैं। अब उसके बाद हम लोग ये भी देख सकते हैं कि किसी स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो पहले से चल रहा है उसको भी देख सकते हैं कि वहाँ के वो क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। तो इससे हमें समझ में आएगा कि हाँ, वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है और यूज़र को क्या क्या चाहिए। तो ये सारा चीज़ हमें पहले एनालाइज करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप क्या है, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। मतलब जो उसका टाइटल है या जो भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको जानना कि क्या क्या प्रॉब्लम है और उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वो आ गया एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। और उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्रिएटिंग अ सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। तो वही जो एसआरएस होता है वो हमें बनाना होगा, जहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा सारा डिटेल्स, राइट डाउन डिटेल्स। वी डॉक्यूमेंट ऑल द रिक्वायरमेंट क्लियरली एंड इन डिटेल। तो जो भी रिक्वायरमेंट्स हमने गैदर किया ऊपर, वो सारा हम एक पेपर पे लिखेंगे या किसी डॉक्यूमेंट में लिखेंगे। दिस इंक्लूड व्हाट द सॉफ्टवेयर शुड डू। मतलब इसमें हम क्या क्या चीज़ें देंगे कि सॉफ्टवेयर क्या क्या काम करेगा, हाउ इट शुड बिहेव, ये कैसे बिहेव करेगा, एंड इसमें क्या क्या लिमिट्स होंगी, क्या क्या चीज़ें ये नहीं कर सकता है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे रोका गया है करने से। तो वो सारा चीज़ यहाँ पे लिखा रहेगा। और ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन, वी स्ट्रक्चर द डॉक्यूमेंट सो दैट इट्स इजी टू अंडरस्टैंड फॉर एवरीवन इन्वॉल्व। तो मतलब जो ये एसआरएस बनेगा, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो होता है, तो वो स्ट्रक्चर्ड वे में रहेगा ताकि जो डेवलपर्स हैं, डिजाइनर्स और यूजर्स हैं, वो उसको इजीली पढ़ सकें और उनको पता चल सके कि मुझे क्या क्या काम करना है इसमें। इट्स लाइक क्रिएटिंग अ ब्लूप्रिंट फॉर बिल्डिंग अ हाउस। जैसे आप लोग कभी भी घर बनाते हो या कभी भी आप अपना घर बनवाते हो, तो उसका पहले एक मैप बनवाते हो ना, पहले एक ब्लूप्रिंट बनवाते हो कि हाँ, मुझे यहाँ पे बाथरूम चाहिए, यहाँ पर मुझे लिविंग एरिया चाहिए। तो वो सारा चीज़ आप पहले बना लेते हो। तो वही ये हो गया एसआरएस डॉक्यूमेंट, कि क्या क्या आपको चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। तो वो सारा चीज़ आप पहले से ही लिखवा देते हो, जिससे कि जो डेवलपर्स है, डिजाइनर्स है, उसी को देख के काम करते हैं। अब उसके बाद इसमें थर्ड स्टेप है रिव्यूइंग फॉर करेक्टनेस, कंसिस्टेंसी एंड कंप्लीटनेस। अब इसका हम लोग रिव्यू करते हैं, जो हमने एसआरएस बनाया उसको रिव्यू करेंगे कि वो करेक्ट है कि नहीं, उसमें कंसिस्टेंसी है कि नहीं, कंप्लीट है कि नहीं। तो करेक्टनेस मतलब वी चेक दैट ईच रिक्वायरमेंट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स व्हाट द सॉफ्टवेयर नीड टू डू। मतलब कि जो जो काम सॉफ्टवेयर करने वाला है वो रिक्वायरमेंट, वो सारा चीज यहाँ पर लिखा हो। फॉर इंस्टेंस, इफ इट्स सपोज टू कैलकुलेट ग्रेड्स, द डॉक्यूमेंट शुड स्पेसिफाई हाउ इट विल हैंडल डिफरेंट ग्रेडिंग सिस्टम। तो मान लीजिए कोई स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है, वहाँ पे आप एक रिजल्ट का बना रहे हो, तो वहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम कर रहे हो कैलकुलेट करने के लिए। तो वो कैसे कैलकुलेट करेगा वो भी यहाँ पे लिखा होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें आप फॉलो करोगे। उसके बाद कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। वी इंश्योर दैट, तो मतलब इसका क्या है कि जो रिक्वायरमेंट्स आपने गैदर की हैं वो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट ना करती हो। मतलब आपने 3 रिक्वायरमेंट गैदर की, अब तीनों में एक ही चीज़ आप बार बार बोल रहे हो, तो वो नहीं होना चाहिए। तीनों रिक्वायरमेंट अलग अलग होनी चाहिए, मतलब डुप्लीकेसी नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी पार्ट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर। तो मतलब ऐसे कोई पार्ट नहीं होने चाहिए जो एक दूसरे को ही काट रहे हैं, एक दूसरे की बात को ही काट रहे हैं। अब मान लीजिए आपने ये बोल दिया एक में कि इस सॉफ्टवेयर में ग्रेडिंग सिस्टम होगा, अब दूसरे में आप दूसरा पॉइंट लिख रहे हो कि ग्रेडिंग सिस्टम नहीं होगा। तो ये दोनों बातें कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं, मतलब एक दूसरे से उल्टी हैं। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जो आप कर रहे हो वो बिल्कुल कंसिस्टेंट होना चाहिए। और उसके बाद कंप्लीटनेस। अब कंप्लीटनेस से तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो आप सॉफ्टवेयर का स्पेसिफिकेशन बना रहे हो मतलब कंप्लीट हो, जो जो रिक्वायरमेंट आपने लिखी हैं वो पूरी हो, उससे कम मतलब कुछ भी कम ना हो। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है वी मेक श्योर दैट ऑल नेसेसरी एस्पेक्ट आर कवर्ड। तो जितनी भी जरूरी चीजें हैं उस सॉफ्टवेयर के लिए वो सारी यहाँ कंप्लीटली लिखी होनी चाहिए। दिस मीन्स चेकिंग दैट नथिंग इंपॉर्टेंट हैज बीन लेफ्ट आउट। तो जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है वो छूटनी नहीं चाहिए। For example, if the software need to handle different user roles, the requirement should be clearly stated. तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि if the software need to handle different user roles, तो अगर आपके सॉफ्टवेयर में एडमिन अलग है, कस्टमर अलग है, बहुत सारे रोल्स हैं,
तो वो बाकायदा यहाँ पे लिखा होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें होंगी। एक एडमिन का रोल होगा, एक कस्टमर का होगा, एक और होगा कोई, तो वो सब यहाँ लिखा होना चाहिए। अब ये इनसे फ़ायदा क्या होता है, जो एसआरएस बनाते हैं हम लोग, ये 3 स्टेप्स हैं एसआरएस के मेन, और इसका फ़ायदा क्या है वो हम देख लेते हैं। तो व्हाई इट मैटर्स में, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अवॉइडिंग मिस्टेक। तो इससे क्या होगा, जो मिस्टेक्स हैं वो कम होंगी, क्योंकि प्रोग्रामर को या डेवलपर को अगर चाहिए कि क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, वो जाके देख लेगा एसआरएस, तो उसको पता चल जाएगा कि क्या रिक्वायरमेंट थी और उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। दूसरा क्या, गाइडिंग डेवलपमेंट, तो जो डेवलपर्स हैं उनको गाइड करेगा। Developers use this document as a roadmap to build the software correctly, meeting all expectations. तो डेवलपर इसी को देख के अपना सॉफ्टवेयर बनाएगा, ताकि कोई इसको कंफ्यूजन ना हो, और जो जो इसमें लिखा है वही सारा चीज़ मैं बनाऊँ। उसके बाद कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तो कस्टमर भी सेटिस्फाई होगा, क्योंकि जो आप एसआरएस बनाओगे उसको आप कस्टमर को भी दिखाओगे, जिससे क्या होगा, कस्टमर भी सेटिस्फाई होगा आपके जो रिक्वायरमेंट है उससे। When the software meets all specified requirement, users and stakeholders are more likely to be satisfied with the final product. तो जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो भी होगा, क्योंकि कस्टमर को भी दिखाओगे तो वो जब सेटिस्फाई होगा तभी आप आएगा प्रोसेस चालू करोगे, तो इसलिए कस्टमर का भी सेटिस्फेक्शन रहेगा इसमें। अब देखिए नॉर्मली आप लोग जब बीसीए का या एमसीए का प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसमें भी आप एसआरएस देते हो, तो वही एसआरएस डॉक्यूमेंट आपको बनाना है, वही चीज़ है, और उसको कैसे बनाओगे, क्या फ़ायदा होता है उसका, वही सब यहाँ पे बताया हुआ है, और कुछ भी नहीं है। और इसमें देखिए लास्ट में क्या लिखा है, इन इसेंस रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग एंश्योर दैट एवरीवन अंडरस्टैंड व्हाट द सॉफ्टवेयर नीड टू अचीव एंड दैट दिस अंडरस्टैंडिंग इज डॉक्यूमेंटेड क्लियरली एंड एक्यूरेटली बिफोर एनी कोडिंग begins। तो यहाँ पर लिखा है कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का फायदा क्या होता है, कि जितने भी लोग हैं इसमें काम कर रहे हैं सबको ये पता रहे कि क्या क्या सॉफ्टवेयर की नीड है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं, और उसके बारे में हमें अंडरस्टैंडिंग पूरी हो, और ताकि जो कोडिंग जब स्टार्ट हो, कोडिंग का प्रोसेस, उससे पहले हमें सब पता हो कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी है। और इससे क्या होता है, दिस प्रोसेस हेल्प सेट द स्टेज फॉर सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो जो ये प्रोसेस फॉलो करते हैं हम लोग, इससे क्या होता है, एक स्टेज से सेट हो जाता है कि हाँ हमारा जो सॉफ्टवेयर वो सक्सेसफुली बन जाएगा, और उसकी जो क्वालिटी भी होगी वो भी अच्छी होगी, एफिशिएंट होगा, इफेक्टिव होगा। तो ये जो था, ये आज का टॉपिक था हमारा रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का, जो हम लोगों ने आज पढ़ा। और ये टॉपिक आज ख़त्म होता है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के।